नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काल की परिभाषा और भेद पढ़ेंगे। पहले वीडियो के माध्यम से हमने क्रिया के विषय में जाना। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं क्रिया? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब काल भी इसी से संबंधित है। काल किसे कहते हैं पता है आपको? बोलो, शाबाश, जल्दी से बताओ। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब काल की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। काल की परिभाषा और भेद। काल मतलब समय। ये बच्ची के हाथों में घड़ी है जो समय दर्शा रही है। ठीक है। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं खाना खा चुका हूँ को देखा जा सकता है। इस वाक्य में मैं करता है, खाना क्रिया है एवं चुका हूँ के द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। काल क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। जैसे नंबर 1, मैं खाना खा रहा हूँ। नंबर 2, मैं खाना खा चुका हूँ। नंबर 3, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय रहा हूँ, चुका हूँ एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के भी 3 भेद होते हैं। क्रिया मतलब कार्य। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। वर्तमान काल जो आजकल चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो आने वाला समय है। नंबर 1 वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती, रहे हैं, रहा है, रही है आदि आते हैं वे वाक्य वर्तमान काल के होते हैं। जैसे नंबर 1 सक्षम विद्यालय जा रहा है। नंबर 2 तरुण खाना खा रहा है। नंबर 3 कृतिका उसे मार रही है। नंबर 4 रिया गाती है। वर्तमान काल के भेद। बच्चों, वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर नंबर 1 मैं लेख लिखता हूँ, बच्चे खेल खेलते हैं। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है अथवा जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कनिका और वनीता सेब खा रही हैं। काम अभी चला है, पूरा नहीं हुआ है। नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लेख लिख लिया है
उसने खेल खेला है। नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, जो शक के दायरे में हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा। नंबर 5 तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पर मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है। तात्कालिक मतलब उसी समय हो रहा है काम। नंबर 6 है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है। नंबर 3 भूतकाल या पास्ट टेंस जिसे कहते हैं बच्चों। भूतकाल, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जैसे नंबर 1 वह जा चुका था। नंबर 2 प्राची बस में बैठी थी। भूतकाल के भेद। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल की तरह ही इसके भी भेद हैं बच्चों। जिस क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे नंबर 1 मैंने गाना गाया। नंबर 2 शिवानी विद्यालय गई थी। नंबर 2 आसन्न भूतकाल, ये भूतकाल का ही भेद है। दूसरा आसन्न जो निकट हो, समीप वाली क्रिया। भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ समय ही हुआ है। उदाहरण के तौर पर उसने सेब खाया है। नंबर 2 अध्यापिका अभी पढ़ाकर आई हैं। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वे पूर्ण भूतकाल के होते हैं। जैसे नंबर 1 सुबह होते ही पक्षी उड़ चुके थे। पूर्ण भूतकाल है बच्चों। अब नंबर 4 चौथा भेद है भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। अपूर्ण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी चलाई या नहीं चलाई ये पता नहीं है। मैं सो रहा था, अभी तक जागा कि नहीं, है ना। तो कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पर वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा। अभी ये भी शंका के घेरे में है, इसलिए क्या है?
संदिग्ध भूतकाल। नंबर 4 हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है बच्चों। अब नंबर 3 भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके पूरा होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्यकाल के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वे भविष्यकाल होते हैं। नंबर 1 मैं कल विद्यालय जाऊंगी। नंबर 2 हम कल सर्कस देखने मंडी जाएंगे, कुल्लू जाएंगे, शिमला जाएंगे, कहीं भी हो सकता है। बात हो रही है भविष्यकाल की। नंबर 3 वह चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठ जाएगा। भविष्यकाल के भेद। नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। उदाहरण के तौर पर मैं चला जाऊंगा, वह कल शिमला जाएगा। नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल। इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर शायद वंशज कविता पढ़ेगा। जैसे नंबर 1 शायद कल राधिका मंडी जाएगी। नंबर 2 शायद चोर पकड़ा जाएगा। नंबर 3 मैं सफल होऊंगा। नंबर 3 हेतु हेतु मद भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का पूरा होना दूसरी आने वाली क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है बच्चों। जैसे नंबर 1 छुट्टियां होंगी तो मैं मनाली जाऊंगी। पहली क्रिया क्या है? छुट्टियां होंगी और दूसरी मनाली जाऊंगी। जब छुट्टियां होंगी तभी तो मैं मनाली जाऊंगी। अतः यहाँ कौन सा काल है बताइए जल्दी से? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। वह आए तो मैं जाऊं। देखो दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। नंबर 3 वह पढ़ेगा तो सफल होगा। नंबर 4 पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे। बच्चों यह थी क्रिया की बात कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जब पहली क्रिया होगी तभी दूसरी होगी। क्रिया मतलब काम, कार्य। आ गया आपको समझ? ठीक है, यह थी काल की परिभाषा और भेद। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, उसके पश्चात समझ के साथ लिखना है और अपने ही उदाहरण देने हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।